जी। तो इसी बेस पे कहता है कि बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट उसको तभी करता है जब उसको मालूम हो कि भी इस बिजनेस से मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे फायदा होगा। वो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको फायदा होने वाला है? ये काइंडली V2029 ये अपना कैमरा बंद करें प्लीज, इसे ख्याल करें, कैमरा अपना ऑफ रखें और माइक भी म्यूट रखें, तो ठीक है। तो उसको कैसा कैसे पता चलेगा कि उसने किस तरह से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है? उसको तभी पता चलेगा जब उसके पास इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन होगी, उसके हवाले से वो इस चीज़ों का पता होगा कि भी इस बिजनेस से मुझे फायदा होने वाला है, लॉस होने वाला है, ठीक है। इसको जो भी बिजनेसमैन होता है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, ठीक है। अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो फिर इसके ऊपर क्या कहने इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इसलिए अकाउंटिंग क्या है जी, बेसिकली हमने कम्युनिकेट करना होता है इकोनॉमिक फिनेंशियल इंफॉर्मेशन या इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को और अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, हमारे पास इसकी हिस्ट्री क्या है जी। सबसे पहले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये डबल जो हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, ये हमें एक पर्सन था जिसका नाम था फ्रा लूका पिचोली, ठीक है। वो 1445 से लेके 1517 तक उसकी जनाब साहब वो उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उसका ड्यूरेशन था लाइफ का। और वो बेसिकली एक मैथमेटिशियन था। और उसने जनाब साहब इस सब्जेक्ट के हवाले से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो उसने जो हमें बताए हैं। उसने रूल्स एंड रेगुलेशन इसके हवाले से रिटर्न हमें दिए हैं, और क्या बताया कि किस चीज़ को डेबिट करना है, किस चीज़ को क्रेडिट करना है, अकाउंटिंग किस तरह काम करती है, किस चीज़ को एसेट का नाम देंगे, क्या लाइबिलिटी होगी, ये सब चीज़ें किसने बताई हमें। यानी कि डबल जो एंट्री सिस्टम है हमें दिया गया है, जो कि आजकल अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है बैंक्स के अंदर, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो क्या है जी, वो सब का सब किसका दिया हुआ मेरे पास, हमें लूका पिचोली ने दिया है। तो इसी तरह से इसने 1497 के अंदर हमें ये सब कुछ दिया था, और इस हवाले से इसने सब कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी थी। जी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक पता चल गया आप लोगों को? समझ आ गई है? पता चल गया किसने अकाउंटिंग बनाई है और अकाउंटिंग है क्या चीज़? जी, ठीक हो गया। जी। तो जी उसके बाद फिर हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग कहाँ कहाँ से हमें पता चलता है कि हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग क्या चीज़ है? वो कह रहे हैं जी आपने 3500 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि अगर ईसवीं सदी यानी अगर ईसा इस्लाम के आने से कबल भी 3500 साल पहले भी इसका जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो मिलता है। कहाँ पे जनाब सर? मैसोपोटामिया की जो हमारे पास, यानी कि उस टाइम के अंदर मैसोपोटामिया की जो तहजीब थी उसमें भी किसका टाइम मिलता है जी, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखा जाता था। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो उसके बाद ये भी पता चलता है हमें इजिप्ट, चाइना, इंडिया, ग्रीस और रोम की जितने भी हमारे पास सल्तनतें पीछे गुजरी हैं, तहजीबें गुजरी हैं, उनमें भी इसका रिकॉर्ड रखा जाता था। फिर उसके बाद हमें पता चलता है इंग्लैंड में ये पाइप रोल के नाम से जो हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और इसको उस लैंग्वेज क्यों रखा जाता था? उसके लिए कि ये जो फाइन और टैक्सेस वगैरह और जो भी हमारे पास एनुअल जितना भी इनको अ, मुनाफा होता था, एनुअल रेवेन्यू जितना भी हासिल होता था, वो उसका रिकॉर्ड रखते थे। और किंग ऑफ इंग्लैंड ने 1130 से लेकर 1830 तक इसका क्या किया, रिकॉर्ड मेंटेन किया हमारे पास। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लूका पिचोली ने क्या किया था, सन 1494 के अंदर क्या किया था, हमें कुछ कवानीन दिए थे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए थे, किस हवाले से, बुक कीपिंग के हवाले से, अकाउंटिंग के हवाले से, स्टैंडर्डाइज, कि किस तरह हमने किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर। तो मैं दोबारा से आपको बताता जाऊँ हिस्ट्री, यानी कि 3500 साल पहले बिफोर क्राइस्ट इस्लाम के आने से पहले मेसोपोटामिया में इसके हमें मिलते हैं क्या, आसार मिलते हैं।
और उसके अलावा चाइना, इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस और रोम में जितने भी हमारे पास बाकी तहजीबें गुजरी हैं, इनमें भी इनके आसार पाए जाते हैं कि भी वहाँ पे भी अकाउंटिंग यूज़ होती थी। रिकॉर्ड रखा, बेसिकली क्या, फिनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था। और इसी तरह से जो ओल्डेस्ट हमारे पास मिलता है, पाइप रोल के नाम से रिकॉर्ड मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। वो किंग ऑफ इंग्लैंड ने 1130 से लेकर 1800 जितने भी हमारे पास किंग इंग्लैंड, वो सॉरी, इंग्लैंड के किंग गुजरे हैं, उन्होंने इस रिकॉर्ड को मेंटेन किया है। और लेकिन 1494 के अंदर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हमें लूका पिचोली ने ये सब कुछ लिख के दिया कि भी इस तरह से आपने अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना है। जी स्टूडेंट्स बताएं जी, यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद हम आगे मूव करें। जी वो जो हमारा सिलेबस या हैंडआउट्स वगैरह है, उसके रिलेटेड नहीं पढ़ा, कोडिंग नहीं प्यारे चलेंगे? भाई, प्यारे भाई उसके रिलेटेड भी चलेंगे। बेसिकली स्टार्ट से आपको पता तो चले ना अकाउंटिंग क्या चीज़ है, एक बार ज़रा ठीक है, आपको हो ना हो इसके साथ आपका थोड़ा सा रिलेशन बिल्डअप हो, ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या चीज़ है और कैसे काम करती है, ठीक है, उसके बाद हम उसी की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको मेंशन किया था बेसिकली उसके अंदर, जो आपको मैसेज आप मिला था जिसके थ्रू आपने ज्वाइन किया है, कि आप, हम क्या करेंगे इसके अंदर, बेसिक कवर करेंगे, बेसिक के बाद फिर हमने जाना है इसके अकाउंटिंग टर्म्स पे जाना है, फिर अकाउंटिंग टर्म्स से आपके फर्स्ट चैप्टर पे हमने जाना है, ठीक है। और इस तरह से जो मैंने आपको तरतीब बताई है, इससे क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा, आप चीज़ों को जल्दी पिकअप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जब फर्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे तो उसके बाद फिर हम कर लेंगे सेकंड और थर्ड चैप्टर हमें कवर करना है। जी, तो उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है हमारे पास। जो जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं मैं वही आपको बताता जाऊंगा शॉर्ट टर्म, क्योंकि आज हम पहले भी लेट हो चुके हैं, घंटा एक घंटा, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये आज के दिन में तकरीबन ये चीज़ें जो मैंने टारगेट रखा है वो पूरा कर लिया जाए। तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग ये है हमारे पास कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं कि लॉस कमा रहे हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना चाहती है, वो इसलिए कि उनको पता चले कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिजनेस की इस वक्त वैल्यू क्या है हमारे पास, और ये क्या ये जो ट्रांजैक्शन हम किए जा रहे हैं ये क्या, इस ट्रांजैक्शन की मालियत क्या है, इससे कितना फ़ायदा है, इस वक्त हमारे पास क्या मौजूद है कैश की सूरत में, एसेट्स की सूरत में, ठीक है, कैश की सूरत में, एसेट की सूरत में क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, कि किससे हमने कितना कर्जा लिया हुआ है और किसको हमने कितना कर्जा दिया हुआ है। अगर अब बिजनेस को यही ना पता चल रहा हो उसने किसका कर्जा देना है और किससे लेना है, तो क्या होगा, अब एट द एंड बिजनेस नुकसान में चला जाएगा। और इसी तरह से हमने ये चेक करना है फिनेंशियल चेकअप कि बिजनेस में क्या कुछ हो रहा है और कैसा हो रहा है, क्या बिजनेस लॉस में तो नहीं जा रहा, फ्लॉप तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये सब चीज़ें बेसिकली क्या हैं, ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग के। उसके बाद हम थोड़े से आगे मूव करते हैं। अकाउंटिंग क्या कहती है, सबसे पहले कहती है आपने जो डाटा आपको मिल रहा है, जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो आप लेन देन कर रहे हैं, उसने आपने उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, ठीक है। और रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, और रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बाद आपने क्या करना है, उसको क्लासीफाई और समराइज करना है। क्लासीफाई समराइज का मीन ये है कि जो कुछ आप रिकॉर्ड कर चुके हैं उनको, जितने भी हेड्स हैं उनको सेपरेट सेपरेट आपने ले जाना है, ठीक है, उनको मेंटेन करना है। फिर उसके बाद क्या चीज़ करनी है हमें, उसके बाद हमने ये करना है कि उसको कम्युनिकेट करना है किसके साथ, जो भी इसके यूज़र्स हैं, चाहे इंटरनल है या एक्सटर्नल है, किस तरह हम उसको करेंगे, उनको कम्युनिकेट करेंगे। हम उनको उनकी क्या कहते हैं, हमारे पास फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसको हम एक इनकम स्टेटमेंट का नाम देते हैं, दूसरी को हम बैलेंस शीट का नाम देते हैं। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोला जाता है, इसके साथ हमने क्या करना होगा, और बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं, इसको हमने लेकर चलना है। इस तरह से हमने इसको, इसके ज़रिए से हम इसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं जी। आगे जी हमारे पास है बुक कीपिंग। चलिए, चलिए यहाँ तक।
ठीक है जी, यहाँ तक पता चल गया। हम दूसरे नोट्स की तरफ चलते हैं जी। अब बताएं, आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है दोबारा से या नहीं हो रही? जी हो सर, रही है हो सर। रही। जी सर, हो रही है। ओके। जी, अभी हम पढ़ रहे थे बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या चीज़ है बेसिकली? तो बुक कीपिंग के हवाले से हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये था, बुक कीपिंग का मीन कि हमने ट्रांजैक्शन को जस्ट रिकॉर्ड करना है। जो कुछ भी बिजनेस के अंदर हमारे पास हो रहा है, जो कुछ हम लेन देन कर रहे हैं, किसी भी माली लेन देन को हम ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन को ट्रांजैक्शन बोला जाता है। अगर उसमें हमारे पास पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो हमारे पास हो जाता है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो जितना भी हमारे पास अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो रही हैं, उनको हमने क्या कर, लेन देन को हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है। वो जो जस्ट बेसिकली क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। इस रिकॉर्ड करने को बुक कीपिंग कहा जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास की डेफिनेशन हैं। जिस तरह के हमारे पास सबसे पहले दी गई डेफिनेशन, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द ऑफ ट्रांजेक्शन, द रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटिंग का वो मरहला जिसके अंदर हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। ठीक है जी। ये किसने की है जी? हमारे पास मिक्स जॉनसन एंड मिक्स की बुक है, उसके अंदर ये बताया गया है जी। ये जी अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जो हमारे पास बटेनिका है, उसने उन्होंने डेफिनेशन किया है, बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि रिकॉर्डिंग की जो मरला है, ये ब्रांच है अकाउंटिंग के, उसको हम क्या कहते हैं जी? बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनिटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल और फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये नॉर्थ कोट एक पर्सन है, उसने हमारी इसकी डेफिनेशन की है। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपके सामने आ गए कि बुक कीपिंग किसको बोलते हैं। बेसिकली आपने जो सादा सी जुबान में आपको बताया जाए कि क्या आपने याद रखना है इसके हवाले से, आपने ये याद रखना है बस कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी कि जितना भी हमारे पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, उसको सिंपली रिकॉर्ड करने को, ट्रांजैक्शन ये वाउचर से लेके उसको जस्ट पहली दफ़ा रिकॉर्ड करने को बुक कीपिंग बोला जाता है। अब हमारे पास आ जाता है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है? हम कह सकते हैं, ये काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें जिसका माइक म्यूट नहीं है। तो बुक कीपिंग क्या है जी हमारे पास? बुक कीपिंग ये है कि अकाउंटिंग जहाँ, सॉरी, बुक कीपिंग जहाँ से एंड हो रही है, अकाउंटिंग वहाँ से स्टार्ट हो रही है, बल्कि इससे पहले भी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है अगर हम टेक्निकली देखें तो। कैसे कि अकाउंटिंग आपको ये बताती है कि इस हेड को आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, इस हेड को आपने कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, बेसिकली कौन बताता है? अकाउंटिंग बताती है। अकाउंटिंग क्या बताती है आपको? सबसे पहले इंफॉर्मेशन को क्लासिफिकेशन बताती है आपको, क्लासिक, कि आपने इस क्लासिफिकेशन, इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता जाऊं कि अकाउंटिंग में हमारे पास 5 टाइप के मेन हेड्स हैं, जैसे कि एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम एंड ऑनर इक्विटी। अकाउंटिंग हमें क्या गाइड करती है कि भी इन इन तमाम में से ये जो हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही है, जो जो फाइनेंशियल डाटा आ रहा है, ये किस हेड से बिलोंग कर रहा है। हमने उस हेड के मुताबिक उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू करना है, उसके मुताबिक हमने इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। तो क्या है जी हमारे पास, हम कह सकते हैं बुक कीपिंग जो है वो फर्स्ट स्टेज है, वो अकाउंटिंग क्या है, इसकी फाइनल स्टेज है हमारे पास। जी, तो अकाउंटिंग की और वर्सेस जी हमारे पास बुक कीपिंग, आपको कुछ पता चला है जी? जी जनाब। जी स्टूडेंट्स, कुछ समझ आई इसकी अकाउंटिंग की और की? जी, नोट्स मिल जाएंगे आपको जी। ये नोट्स आपके साथ उसके अंदर शेयर कर दिए जाएंगे।
क्या कहते हैं आपके ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास एक और टर्म्स है जी हमारे पास, क्या, अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। अब जिस तरह से हमने देखा था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग का मेन किरदार था, अकाउंटिंग ज़्यादा थी इसमें, अकाउंटिंग एक बड़े पार्ट को कहा जा रहा था, इसी तरह से वसी यानी कि वास्ट जो हमारे पास है वो अकाउंटेंसी आ जाएगी। अकाउंटेंसी एक वास्ट टर्म्स है, अकाउंटिंग इसके अंदर आ जाती है, यानी कि अकाउंटिंग आर टीनी पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ये काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज़, जिसका माइक अनम्यूट है। तो इसी तरह से हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के अंदर यही फ़र्क है। ये तो अकाउंटेंसी क्या चीज़ है, हमारे पास एक वास्ट टर्म्स है। अकाउंटिंग में हमारे पास टैक्सेशन भी आ जाता है, ऑडिटिंग भी आ जाती है, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे पास अकाउंटिंग के मरले हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, ब्रांचेस अकाउंटिंग, यानी कि जितनी भी वो सभी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। तो अकाउंटिंग क्या चीज़ है बेसिक, तो अकाउंटिंग अकाउंटिंग बेसिकली स्मॉल पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी है। इसमें अंदर क्या करते हैं, हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, यानी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारे पास हैं, जो कि हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास 5 दी गई हैं, बताई गई हैं, जिसमें से 2 हमारे पास जो कि हमने अभी पढ़नी है। हाँ, जो एक तो हमारा इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास है बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, और इनकम जो आपके पास बैलेंस शीट है इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोला जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैश फ्लो, और एक और काउंटिंग स्टेटमेंट है, उसका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, ठीक है जी, तो मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह से आगे हमारे पास आ जाती है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। जी यहाँ तक पता चल गया जी आप लोगों को। जी स्टूडेंट्स काइंडली रिस्पॉन्ड करें, अपना माइक अनम्यूट करके आप फ़ौरन से बता के म्यूट कर दिया करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके, तो बार बार मैसेज देखने से मैं जी। तो इसी तरह से ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास 3 ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। सम टाइम कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग को एक ही ब्रांच पड़ा बन जो है समझा जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज़ है हमारे पास, बेसिकली जो हमने अकाउंटिंग पढ़नी है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है, ठीक है। जो आपका पूरा सब्जेक्ट जो 3 कैरेट आवर्स का है इस सेमेस्टर के अंदर, जो आप MGT 101, वो बेसिकली कौन सा सब्जेक्ट है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, उसका पर्पज़ क्या है। फिनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिकली पर्पस ये है कि आपने अल्टीमेट रिजल्ट हासिल करना है, ये देखना है कि आपकी बिजनेस की पोजीशन क्या है इस वक्त, आप लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, ठीक है, और इस वक्त आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है, ये चीज़ हमने चेक करनी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, ठीक हो गया जी। और इसी तरह से सिर्फ हमने ये चेक नहीं करनी, बल्कि हम जो इसके यूज़र ऑफ अकाउंटिंग है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, उनको बताना भी है, उन्होंने चेक करना है क्या उनका वो इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर इस रिकॉर्ड जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बनाया है इसको सामने रखते हुए वो डिसीजन ले सकें और डिसीजन कर सकें। जी स्टूडेंट्स, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पता चल गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज़ क्या है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या। यस सर। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट काउंटिंग। कॉस्ट काउंटिंग क्या है जी हमारे पास, कॉस्ट काउंटिंग में बेसिकली ये होती है, ये आपके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग टाइप के बिजनेस होते हैं वो कर इसको यूज़ करते हैं।
ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, हम एक जो भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जो भी एक नई चीज़ बना रहे होते हैं, जो ऑलरेडी बना रहे हैं, उनकी हम क्या करते हैं, कॉस्ट हम बनाते हैं, कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें लग रही होती हैं, उसके ऊपर आपकी लेबर भी लग रही है, उसके ऊपर आपका मटेरियल भी लग रहा है, उसके ऊपर आपके जो दूसरे रोज़मर्रा के चार्जेस हैं वो भी लग रहे हैं, जैसा कि रेंट है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं, ये सब चीज़ें हैं जी। ये किस चीज़ के लिए, किस लिए होती हैं जी हमारे पास, ये कॉस्ट काउंटिंग में आ जाता है हमारे पास। कि क्यों हम करते हैं, ताकि हम अपने कम से कम जो भी जितने भी हमारे पास एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी, जब आवाज़ आ रही है आपको जी जुबेरिया, अब आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, आवाज़ से किस किस को मसला आ रहा है, काइंडली बता दें। सर आ रही है हमें क्लियर। बस ओके। हमें क्लियर है। ओके, तो इसी तरह से हमने क्या करना होता है कि इस कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करते हुए हमने जितने भी हमारे लॉसेस हैं या वेस्ट है, उसको हमने रोकना होता है, उसको हमने इंडिकेट करना होता है, उसका चेक करना होता है भी कहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है, इसको हम कैसे मैनेज करते हैं। और नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है मैनेजरियल अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की थोड़ी सी एडवांस टाइप हमारे पास आ जाती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी हुई है, इसमें मज़ीद चीज़ें हम ऐड करते हैं, और मज़ीद चीज़ें ऐड करने के बाद ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास क्या की जाती है, ये कॉस्ट काउंटिंग आप जो भी कर चुके हैं, इसमें मज़ीद हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, और अज्यूमिंग वैल्यूज़ के ऊपर हम निकालते हैं चीज़ें, अज्यूमिंग वैल्यूज़ के ऊपर हम कॉस्ट निकालते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं। तो इसकी बेस के ऊपर फिर हाई लेवल जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, डिसीजंस लेती है, क्या ये प्रोडक्ट फर्दर आगे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, इसको क्या करना चाहिए इसके साथ। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास मैनेजेरियल अकाउंटिंग। और मैनेजेरियल अकाउंटिंग के अंदर ही हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल आइडियाज, फाइनेंशियल पॉलिसीज, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल टाइप के, जी, तो क्या करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर सब कुछ हाई लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट की जाती है, वो इसके ऊपर डिसीजंस लेते हैं। जी, मैनेजरियल अकाउंटिंग का पता चल गया जी आप लोगों को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें लेकिन दोबारा से फिर मैं बताता जाऊँ आपको। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है जी, बिजनेस को एफिशिएंट मैनर में चलाने के लिए हमें ज़रूरी है। और अगर हमारे पास काबिल भरोसा, यानी कि भरोसा करने की काबिल इंफॉर्मेशन होगी, रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी, तो तब ही हम क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन फेक दे दी जाए तो आपके ऑब्जेक्टिव का जो अकाउंट्स का ऑब्जेक्ट है वो नहीं आप हासिल कर सकेंगे। तो इसी तरह से प्रॉपर जो अकाउंटिंग हमारे पास क्या है, इसके जितने भी मेथड हमें बताए गए हैं, जैसे जैसे हमें अकाउंटिंग की रूल्स एंड रेगुलेशन में गाइड करती है, वैसे ही आपने लेकर चलना है। अदरवाइज आपको फिर क्या होगा, लॉस का सामना करना पड़ सकता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी इस वक्त आपके पास क्या चीज़ मौजूद है और क्या चीज़ मौजूद नहीं है। जी लई कह रहा है जी मुझे आवाज़ नहीं आ रही, बाकी लोग भी बता देंगे उसको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। जी सर आ रही है आवाज। यस। ओके, लिंक दोबारा भेज देंगे, एक मिनट। नहीं सर, आवाज आ रही है। ओके, जी स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम जो कुछ भी हमारे पास अभी मौजूद है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हुए। ठीक है,
क्या किसी चीज़ का हमें लॉस तो नहीं हुआ, कैश कितना हमारे पास है, वर्किंग कैपिटल को हम मैनेज कैसे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। अगर किसी के दरमियान हमारे पास कोई, किसी के साथ हमारी कोई अनबन हो जाती है, कोई किसी को पैसे दिए हैं, कोई भूल जाता है या नहीं दिए, तो उस वजह से क्या कर सकते हैं हम, अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होगा तो हम कोर्ट में जाके इस बात को साबित भी, एविडेंस के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। और गवर्नमेंट क्या करती है जी, इसके ऊपर, इस अकाउंटिंग की बेस के ऊपर जितने भी इकनॉमिक प्लान्स बनाती है और डिसाइड करती है क्या चीज़ इंपोर्ट की जाएगी, क्या एक्सपोर्ट की जाएगी, किस चीज़ को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए, ये सब चीज़ें इसकी बात के ऊपर की जाती हैं। उसके बाद आगे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो अकाउंटिंग टर्म्स है, इसको हम लेके चलते हैं। अब सबसे पहले जी हमारे पास एक लफ्ज़ है बिजनेस एंटिटी का, जस्ट इसको एंटिटी भी बोला जाता है। एंटिटी का हम अगर लिटरेचर में मीनिंग देखें, अकाउंटिंग में इसका मीनिंग देखें जस्ट, तो हमें पता चलता है कि किसी भी सेपरेट चीज़ को, जिसको सेपरेट वजूद होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एंटिटी बोला जाता है। जिसकी अलहदा शनाख्त हो, जिसका अलहदा से वजूद हो। तो बिजनेस एंटिटी का मतलब ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, जब भी एंटिटी का नेम आ जाएगा अकाउंटिंग के अंदर, तो आपने एक पर्सन जो कारोबारी वो लेना है, या पार्टनरशिप या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके जहन में आना चाहिए। तो बिजनेस क्या होता है जी, बिजनेस किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा काम जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। यानी कि सेल एंड परचेज जो कुछ आप कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। अगर उस सेल एंड परचेज यानी कि लेन देन का, अगर आपका पर्पस जो है मुनाफा कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो क्या मतलब है, वो आपका बिजनेस नहीं, तो वो चीज़ बिजनेस नहीं है। तो इसी तरह से, तो बिजनेस में क्या है, आपके पास होना चाहिए कि आपने क्या करना है जी, प्रॉफिट कमाना है। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो वो एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन तो हो सकती है, क्या जिसको बोलते हैं, क्या हो रहा है जी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ? एक मिनट जी, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। एक मिनट जस्ट। आप खुद भी अनम्यूट कर सकती हैं अपने माइक को, अगर आपने कभी, ये आप खुद अनम्यूट करके उसके ऊपर जहाँ पे आपका माइक का साइन आ रहा है उसको अनम्यूट करें। ठीक है, ये लें। तो उसके बाद खुद ज्वाइन कर लें आप, ठीक है। तो मतलब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उसको, आगे बोल सकती हैं। तो इसी तरह से हमारे वो ये पता चल जाना, ये तो हमें पता चल गया बिजनेस क्या है। अब उसके बाद ये कि बिजनेस की जो फॉर्म्स क्या है, किस टाइप का बिजनेस हो सकता है, बिजनेस की अकसाम क्या है जी हमारे पास। तो अभी हम चल रहे हैं बिजनेस की अकसाम की तरफ। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस में हमारे पास तीन टाइप की बिजनेस हैं। एक तो है सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है पार्टनरशिप, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आती है, जिसको बोलते हैं, सॉरी कंपनी बोलते हैं। जी, एक मिनट काइंडली मैं ज़रा पूछ लूँ इनसे सर। जी स्टूडेंट्स, तो
सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही पर्सन सब कुछ कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? एक ही पर्सन सब कुछ कर रहा होता है। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। जी स्टूडेंट, सिंगल प्रोप्राइटरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में ये होता है कि एक ही पर्सन बिजनेस का मालिक होता है, उसी ने उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसी ने ऑपरेट करना है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये होता है कि सब कुछ उसने खुद ही बेचनी। आमतौर पर रिटेल शॉप्स जो होती हैं हमारे पास, सर्विस स्टेशन जो होते हैं, या छोटे छोटे बिजनेस, जैसा कि आपके घर, अगर आपके गली मोहल्ले की दुकानें जो होती हैं वो आपके बेसिकली क्या होती हैं, सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाती हैं। एक ही पर्सन सब कुछ मैनेज कर रहा होता है, सब कुछ ठीक कर रहा होता है। ये काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर दें प्लीज। जी निम्रा, अपना कैमरा ऑफ कर दें। ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसी के कंट्रोल में होता है। तो सिंगल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही, इसको उर्दू में वाहद मलकियती कारोबार बोलते हैं। ठीक है। और सब कुछ एक ही पर्सन के हाथ में होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसको बोलते हैं? इसमें क्या होता है, कोई चार लोग मिलके, चार से, जिसमें दो से या ज़्यादा लोग होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके क्या करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं। और कारोबार किया जाता है, और उससे पहले उसके लिए, उस कारोबार के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय की जाती हैं। ठीक है। जो टर्म्स एंड कंडीशन तय करते हैं उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। एक मिनट प्लीज़, मैं एक कॉल ले लूँ।
अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर वेट स्टूडेंट, ज़रा एक कॉल आ गई थी इंपॉर्टेंट, तो वो मैंने किया बस। जी इस तरह से हमारे पास जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है जी, आप ये बता दें, आवाज़ आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही? हेलो। आ रही है, आ रही है। ओके। जी सर आ रही है। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है जी, चार लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, आमतौर पे इसमें 20 लोग तक हो सकते हैं एक भी पार्टनरशिप के अंदर। तो जो भी हमारे पास वो सब के सब अपना सरमाया लेकर आते हैं, कोई कुछ लेकर, कोई कितने पैसे लेकर आता है, जो उनकी फिर रेशो होती है उसके मुताबिक आपस में क्या करते हैं, वो जो भी रेशो तय करते हैं आपस में प्रॉफिट एंड लॉस की, उसको क्या बोलते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं जिसको, तो उसको हम जितनी भी हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोला जाता है। ये चीज़ें आप, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये आपके उसके अंदर एमसीक्यूज की शक्ल में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपस में टर्म्स एंड कंडीशन तय करते हैं पार्टनर, उनको क्या बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो उसके लिए आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी आता है, पार्टनरशिप डीड भी आता है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आप इसमें कह सकते हैं। जिसमें आगे जी हमारे पास आ जाती है जॉइंट सर स्टॉक कंपनी। जी सर इसमें एक क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में जो टर्म एंड कंडीशन है जी रखी जाती हैं, वो अगर उसमें से कुछ लोग फॉलो ना करें, जी। तो मतलब एक बंदा प्रॉफिट लेके जब भाग ये जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो जब ये टर्म्स एंड कंडीशन जो आप, अगर अगर आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है तो फिर आप उसके जाएंगे, उसके खिलाफ केस वगैरह करेंगे, जो भी सीन होगा आपका। ठीक है, वो सब चलेगा। तो इस तरह से बाकी जो क्या कहते हैं इसको, इसी तरह से क्या करना है, मैं आपको बता रहा था, जो आपने क्वेश्चन किया कि भाई कोई भाग जाए लेके। पहले तो ये बात है कि पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी है कि वो आप सब के सब एग्री हों किसी एक पॉइंट के ऊपर, यानी कि जो भी आपकी रेशियोज तय हुई है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो जब तक उसके ऊपर एग्री नहीं होंगे तो पार्टनरशिप होगी नहीं। ठीक है, जब तक एग्री नहीं होंगे तो पार्टनरशिप होगी नहीं। जब पार्टनरशिप होगी तो उसके बाद फिर कोई क्या कहते हैं इस तरह का काम कर जाए तो फिर क्या कहते हैं ट्रस्ट किसके चीज़ के ऊपर, फिर वो धोखाधड़ी वाला काम किया है तो उसके खिलाफ तो धोखाधड़ी का केस वगैरह करेंगे, सब कुछ ये चीज़ें चलेगी। तो ये पार्टनरशिप के लिए बेस जरूरी यही है कि वो किसी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन आपस में करेंगे उनके ऊपर दोनों को, जितने भी हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनको एग्री होना चाहिए। अगर वो एग्री नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी एक पार्टनर चला गया है तो फिर दोबारा से आपको पार्टनर डिसएग्री कर गया है तो वो क्या होगा, दोबारा से फिर आपको पार्टनरशिप के लिए टर्म्स एंड कंडीशन तय करना पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर दोबारा से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या चीज़ है हमारे पास? जॉइंट स्टॉक कंपनी जो हमारे पास है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत बनाई जाती है। इस बेसिकली कंपनी जो होती है वो एक लीगल पर्सन होता है, एक्ट एज अ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन की उसको हैसियत हासिल होती है, कंपनी के खिलाफ हम केस कर भी सकते हैं और कंपनी हमारे खिलाफ केस कर भी सकती है। और कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो अलहदा होती है, कंपनी के ऑनर्स जो होते हैं वो अलहदा होते हैं। ठीक है, और कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, कंपनी प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है, और कर्जा ले भी सकती है, कर्जा दे भी सकती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो लोग कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, बल्कि जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। और इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप क्या कहते हैं, जो कर्जा देने वाले हैं बॉन्ड होल्डर, वो भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से जो लोग कंपनी, जितना भी कंपनी का आपके टोटल अमाउंट होती है, जितना भी कैपिटल होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको शेयर या हिस्स बोला जाता है उर्दू के अंदर। आमतौर पर अगर आप न्यूज़ में सुन रहे हो तो किसी उर्दू की तो पहले बोलते होते थे, आप तो शायद किसी भी न्यूज़ में आप ना सुनते हो, तो पहले बोला जाता था हिस्स बाजार में जो मालियत हिस्सों की जो है वो बाजार चढ़ गया उतर गया, ये कमी होगी। लेकिन अब क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की मालियत बढ़ गई, लोगों के इतने पैसे डूब गए या इतने पैसे बढ़ गए, इतना मुनाफा हो गया। और बेसिकली ये स्टॉक, जॉइंट स्टॉक कंपनी की ही होती है हमारे पास। ये क्लियर है जी, यहाँ तक जॉइंट अच्छा स्टॉक सर कंपनी का मेरा पता एक चल? क्वेश्चन है। जी जी बोलें। जी प्लीज़ पूछें प्लीज़।
जी सर, ये जो यानी कि जो लोग शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, वो क्लाइंट के तौर पे खरीदते हैं या यानी कि उनका कंपनी में हिस्सा होता है, यानी कि जी पार्टनरशिप के तौर क्लाइंट पे? और होता है, क्लाइंट और होता है और हिस्सेदार और चीज़ है। जैसे कि आप जो बंदा हिस्सा खरीद लेता है वो उसको बोला जाता है शेयर होल्डर, यानी कि ठीक है, वो मालिक होता है। जितना उसने हिस्सा खरीद लिया है उतना उसको राइट मिलता है, उसके वोटिंग राइट मिलता है उसको। जितने भी इसके शेयर होल्डर्स होते हैं, जिस हिसाब से उसके पास होता है उसके वाले से उनको वोटिंग राइट मिलता है। वो कंपनी की मैनेजमेंट बनाने में किरदार अदा करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई जी यहाँ तक? जी। तो अभी उसके बाद ही हमारे पास एक कंसेप्ट आ रहा है गुड्स एंड मर्चेंडाइज का। गुड्स की जब भी आवाज हम इसमें देखेंगे तो अकाउंटिंग के अंदर इसके खास मतलब है। खास मतलब ये है कि जब भी हम परचेज या सेल कर रहे हैं, किसी चीज़ का भी बिजनेस कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस कर रहे हैं उनको हम गुड्स बोलते हैं, उनको मर्चेंडाइज भी बोला जाता है। जो बंदा जिस चीज़ का कारोबार कर रहा होता है वो उस चीज़ उसके लिए वो प्रोडक्ट गुड्स होती है। और दूसरे पर्सन के लिए, दूसरे कारोबार के लिए हो सकता है वो एसेट हो। ठीक है, लेकिन जिस जो कारोबार कर रहा है उसके लिए क्या होगी, गुड्स होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता चाहूँ। जैसा कि आपको एग्जांपल देगी कि फर्नीचर का कोई बंदा कारोबार कर रहा है तो सेलर के लिए वो क्या होगा आपके पास, वो फर्नीचर गुड्स होगा। तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसको गुड्स के तौर पे लिखेगा, ना कि एसेट के तौर पे। बल्कि ये हम जनरली इसको देखें तो ये एसेट में काउंट किया जाता है। किस में काउंट किया जाता है जी? एसेट के अंदर। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट हमें बताया गया है कि जो पर्सन क्लॉथ का बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए क्लॉथ क्या है, गुड्स हैं। इसी तरह से जो घड़ियों का बिजनेस कर रहा है उसके लिए वॉचेस क्या चीज़ है, गुड्स हैं। इस तरह से जो बंदा बुक सेलर के लिए बुक्स क्या है जी, उसके लिए गुड्स हैं। और इसी तरह से जो बंदा स्टेशनरी का कारोबार कर रहा है उसके लिए स्टेशनरी डीलर को क्या बनेगा, वो जो आपके पास क्या है जी, गुड्स होंगी, जो चीज़ स्टेशनरी है। इस तरह क्लॉथ डीलर के लिए क्लॉथ क्या गुड्स हैं, वॉच डीलर के लिए वॉचेस गुड्स हैं, और बुक सेलर के लिए बुक्स जो हैं वो गुड्स कहलाएंगे। और स्टेशनरी डीलर के लिए क्या कहलाएगा, स्टेशनरी गुड्स कहलाएंगे। और इसी तरह से जो फर्नीचर सेल कर रहा है वो उसके लिए फर्नीचर क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएंगी। सर, ये जो चीजें आप बता रहे हैं हम इन्हें एसेट भी बोल सकते हैं? किस गुड्स को? जी गुड्स, जी सर। जो गुड्स जो हमारी हैं इसमें बेसिकली अकाउंटिंग के दो सिस्टम हैं। दो टाइप्स ऑफ हमारे पास अकाउंटिंग के सिस्टम चलते हैं जिसमें हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। एक तुम्हारे जी पास सर। जी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, एक और है। तो एक के अंदर हम इसको गो एसेट का नाम दिया जाता है और एक के अंदर एक्सपेंस का नाम दिया जाता है। तो हम अभी जो हमारे पास आएगा जो अकाउंटिंग सिस्टम है इसके अंदर हम जो भी पढ़ना है हमने, उसके अंदर हम इसको नाम देंगे एक्सपेंस का। ये आगे चल के डिटेल में हमारे पास फिर आगे आएगा जब हम आगे अकाउंटिंग के चलेंगे। तो फिलहाल आपने एज एक्सपेंस के तौर पर इनको याद रखना है, गुड एंड मर्चेंडाइज को। ठीक है। जी सर। तो इसी तरह से एक मिनट में जरा ये, ठीक है, ज्वाइन हो गए सब। तो आ गई आप लोगों को गुड्स क्या चीज़ है, मर्चेंडाइज क्या चीज़ें हैं जी, और जी इसको। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। जी जी प्लीज़ पूछें। सर, ये आप इस बुक से क्यों पढ़ा रहे हैं? जो व्यू के हैंडआउट्स हैं या जिस स्लाइड से आप पढ़ाते हैं वो यूज़ क्यों नहीं कर रहे? बेटा उसके अंदर ये चीज़ें डिटेल के साथ नहीं है, आप लोगों को इतनी तफसील से साथ चीज़ें आपको समझ नहीं आने वाली उसके अंदर। मैं इसलिए बेसिक्स इससे इधर से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको इन चीज़ों का पता चल जाए। जी तो सर। वो उधर से आपको बार बार एक ही चीज़, अब फॉर एग्जांपल ये चीज़ जाके हम किसी न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, यही बात आएगी, तो पहले वो न्यूमेरिकल हो जाएगा उसके बाद वो इसकी तफसील बताएंगे हमें। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको पहले से पता हो ताकि आगे आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, बात समझ आ गई जी? जैसे आप जी सर। कभी आप देखेंगे सर अकाउंट, हम उस अकाउंट नोट से भी करेंगे, कल को हमने उधर से ही करना है। ये बेसिकली आपको ये पहले बताने का मकसद है कि आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, मेंटली तौर पर सर प्रिपेयर ये हो।
जी जी। कहीं जो है ना गुड्स नाम मेंशन किया जाता है, कहीं मर्चेंडाइज। हम्म, तो जहाँ भी मतलब इन दोनों में से कोई एक नाम हो तो उसका मतलब एक ही लिया जाता है, या जी, इसका बात का मतलब मतलब है? एक ही मतलब लिया जाएगा। इसके चार नाम है बेसिकली, मैं आपको बताता जाऊँ। मर्चेंडाइज, गुड्स, चाहे अपने पास ये लिख लें, ठीक है, स्टॉक, इन्वेंट्री। समटाइम स्टॉक जो होता है वो बोला जाता है उसके लिए, क्या नाम है आपके, ये जो हिस्से जो आप कहते हैं शेयर्स बाजार के होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में हमारे पास जितने भी शेयर्स वगैरह की सेल परचेज, उसको स्टॉक भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे भी स्टॉक बोला जाता है, जो आपके पास बच जाता है उसको स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसको आपके पास ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से आपने पढ़ेंगे इसमें, कि भी आपके पास स्टार्ट में बचा हुआ शुरू में आपके पास इतना सामान था, बाद में जो जो आपके पास गुड्स वगैरह हैं, जो एट द एंड आपके पास इतना सामान था। जब साल का एंड हुआ तो जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो इसी तरह से इन्वेंट्री भी बोला जाता है। और सम टाइम इन्वेंट्री किसी खास चीज़ के लिए, लेकिन जब आपके लिए ज़्यादातर आपके जो अपने वास्ता पड़ेगा वो आपका मर्चेंडाइज या गुड्स के नेम से पड़ेगा। अगर स्टॉक इन्वेंट्री भी आ जाता है तो तब भी आपने यही समझना है कि उस चीज़ के वाले से जिस चीज़ का हम कारोबार कर रहे हैं। और इन चीज़ों के लिए जब भी स्टॉक या गुड्स, मर्चेंडाइज और इसके साथ साथ इन्वेंट्री का वर्ड आएगा, तो उसकी जब आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे होंगे, तो उसके लिए आपने अकाउंटिंग हेड यूज़ करना है परचेजेस का। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपने परचेजेस के नेम से लिखना है उसको, ठीक है। ये भी आपके पास थर्ड हमारे पास हेडिंग आ चुकी है परचेजेस की। तो किसके नेम से लिखना है आपने? परचेजेस के नेम से। तो इसी तरह हम कह सकते हैं परचेजेस का भी एक खास मकसद मीनिंग है, जिस तरह के गुड्स का मतलब था। तो इसी तरह से जितने भी हमारे पास सेलेबल गुड्स, यानी जिस चीज़ को हमने आगे सेल करना है उसको जब हम परचेज करते हैं, तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं होता, एक फॉर एग्जांपल एक करियाने का मालिक है, करियाना स्टोर चला रहा है या एक जनरल स्टोर चला रहा है, उसके पास हज़ारों आइटम्स हैं, ठीक है। और हज़ारों आइटम के लिए हर एक को उसके नाम से नहीं रिकॉर्ड कर सकता। ये कि आपके पास है, ये भी इतना, अपने फॉर एग्जांपल उसने 10 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, वो ये नहीं करेगा कि 10 लाख रुपए की अलग एक बुक जो प्रोडक्ट का अलग से नाम लिखेगा, बल्कि वाउचर के अंदर तो होगा। लेकिन जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिखेगा, जस्ट नेम लिखेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, और अगर उसने कैश पे किया है, सॉरी जो, तो उसके बाद कैश पे क्रेडिट कर देगा। ये उधार पे लिया है तो लाइबिलिटी उसमें क्रिएट कर देगा। जी, तो समझ आ गई जी आपको परचेजेस किसको बोलते हैं? जी सर। जी सर। ओके, जिस तरह के हम यहाँ पे लिखा भी पड़ा है, मैं आपको लिए पढ़ भी देता हूँ कि when saleable goods are bought in a business, it is said that purchases have been made for. For example, a cloth dealer, whenever cloth is purchased, it will not be necessary to mention cloth has been purchased. Simply, it will be said that purchases have been made. On the other hand, if stationery is purchased, then it will be essential to mention that stationery has been purchased. यानी कि जिस चीज़ का आप कारोबार कर रहे हैं उसके लिए आपने परचेजेस का वर्ड यूज़ करना है। अगर उस कारोबार के अलावा, यानी जिस चीज़ों को आप सेल कर रहे हैं उसके अलावा कोई चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मेंशन करेंगे। लेकिन जो चीज़ जिस चीज़ से कारोबार कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ परचेजेस का आप नाम करेंगे। अगर यही चीज़ आप जो परचेजेस कर रहे हैं, जो भी आपके गुड्स या आप मर्चेंडाइज, स्टॉक, इन्वेंट्री आपने खरीदी है और उसकी आपने एट द स्पॉट फौरन पेमेंट कर दी है, जैसे ही खरीदा फौरन पेमेंट की, तो उसको बोलेंगे कैश परचेजेस। क्या बोला जाएगा उसको जी? कैश परचेजेस, ठीक है। अगर आपने उसकी पेमेंट डिले कर दी है, फ्यूचर के लिए डेफर कर दिया आपने, तो उसको क्या बोला जाएगा? क्रेडिट परचेजेस या परचेजेस ऑन अकाउंट। ये दोनों वर्ड्स आ जाएं आपके लिए, परचेज ऑन अकाउंट या क्रेडिट परचेजेस का मतलब है कि आपने वो चीज़ें, बिजनेस ने वो चीज़ें उधार पे ली, बिजनेस ने क्या किया, वो चीज़ें उधार पे खरीदी हैं। बात समझ आ गई जी यहाँ तक? सर ये परचेजेज ऑन अकाउंट का थोड़ा सा बता दें डिटेल में। क्रेडिट परचेजेस या परचेजेस ऑन अकाउंट, इन दोनों का एक ही मतलब है, उधार पे खरीदना, ठीक है। जिस चीज़ का आप कारोबार कर रहे हैं, गुड्स का उधार पे खरीदना क्या कहलाता है? क्रेडिट परचेज कहलाता है, परचेज ऑन अकाउंट कहलाता है। When goods are purchased from a seller and payment is not made to him at the same time, जिस वक्त आपने चीज़ें खरीदी किसी सेलर से, उस वक्त आपने पेमेंट नहीं की, द पेमेंट इज अरेंज टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट, यानी कि कुछ आप बाद के दिनों में आप उसको पेमेंट करेंगे, तो क्या कहलाएगा? एक मिनट काइंडली सिर्फ वेट करें, मैं ज़रा एक छोटा सा
स्टूडेंट्स मुझे लगता है ये मीटिंग भी एंड होने वाली है हमारे पास, तो टाइम इसका ख़त्म होने वाला है। तो 40 मिनट की एक मीटिंग होती है जूम के अंदर। तो उसके बाद जी सर, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करनी है? उसके बाद दोबारा से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर ज्वाइन करनी होगी, ठीक है जी। तो जी सर, लिंक नया होगा उसका? मैं इसी को करता हूँ दोबारा से, अभी मैं इसको स्टॉप करके बल्कि ऐसे करता हूँ, इसको एंड करते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ये मीटिंग एंड होने वाली है, ऐसा ना हो कि एंड हो फिर जी उसके बाद। सर। तो अभी मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ओके।